दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था प्रसिद्ध पालकी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी गोवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी महाराष्ट्र। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में वारकरी समुदाय का पालकी महोत्सव चर्चा में रहा। दरअसल G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप कॉन्फ्रेंस के लिए पुणे शहर में एकत्र हुए कई देशों के प्रतिनिधियों को संत तुकाराम महाराज की 800 साल पुरानी पालकी की झलक देखने को मिली। बता दें कि पालकी महोत्सव महाराष्ट्र की संस्कृति की विशिष्ट विशेषता को प्रदर्शित करता है, इसलिए विकल्प सी सही है। ये 1000 साल पुरानी परंपरा है जिसका पालन वारकरी समूह के लोगों द्वारा किया जाता है। हर साल 22 दिनों तक चलने वाला ये महोत्सव हिंदू कैलेंडर के ज्येष्ठ महीने यानी जून में शुरू होता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी महाराष्ट्र। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके ऑप्शन है विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी एशियाई विकास बैंक। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने $130 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। इस समझौते का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई तक पहुंच में सुधार करना और हिमाचल प्रदेश राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के साथ बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देना है। ये हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में फसल विविधीकरण, जलवायु अनुकूलन और अधिक समान आर्थिक और सामाजिक विकास के अवसर प्रदान करता है। इस परियोजना से राज्य के 7 जिलों यानी बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना में कम से कम 15,000 कृषि परिवारों की आय और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद मिलेगी। बताते चलें कि एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए की गई थी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी यानी एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर उगाए गए एक फूल की तस्वीर साझा की। इस फूल को कक्षा में वेजी फैसिलिटी के हिस्से के रूप में उगाया गया था। इस फूल का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है जीनिया, मैरीगोल्ड, सूरजमुखी या फिर लाल रोमाइन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जीनिया। हाल ही में नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उगाए गए जीनिया के फूल की एक तस्वीर साझा की, इसलिए विकल्प ए सही है। जीनिया के फूल को वेजी फैसिलिटी के हिस्से के रूप में कक्षा में उगाया गया था। ये फूलदार फसल प्रयोग का एक हिस्सा था जो 16 नवंबर 2015 को शुरू हुआ था। नासा के अंतरिक्ष यात्री कैजल लिंडग्रेन ने माइक्रोग्रेविटी में पौधे कैसे बढ़ते हैं इसे बेहतर ढंग से समझने के प्रयासों के तहत वेजी सिस्टम और इसके रूटिंग पिलो को सक्रिय किया, जिसमें जीनिया के बीज होते हैं। जीनिया के बीजों को विशेष रूप से चुना गया था क्योंकि इस पौधे को उगाना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रयोग ने वैज्ञानिकों के लिए अंतरिक्ष में बागवानी का अभ्यास करने का अवसर प्रदान किया। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित हिरोशिमा AI प्रोसेस किसकी पहल है। आपके ऑप्शन है G20, संयुक्त राष्ट्र संघ, G7 या फिर क्वाड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी G7। हाल ही में 7 औद्योगिक देशों के समूह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सर्वोत्तम तरीके से बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनी पहली बैठक की। ये बैठक हिरोशिमा AI प्रोसेस का हिस्सा थी। बता दें कि हिरोशिमा AI प्रोसेस यानी HAP की शुरुआत G7 हिरोशिमा लीडर्स कम्युनिटी ने की थी, इसलिए विकल्प सी सही है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने के लिए आगे का रास्ता निर्धारित करने का एक प्रयास है। हिरोशिमा प्रोसेस में सरकारें इस मुद्दे पर कैबिनेट स्तर की चर्चा आयोजित करने और वर्ष के अंत तक परिणाम पेश करने के लिए तैयार हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी G7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। कथन 2 है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। और कथन 3 है, यह विश्व बैंक सहायता प्राप्त एक कार्यक्रम है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने संकल्प कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षकों की क्लस्टर आधारित प्रशिक्षण परियोजना में प्रशिक्षित 98 प्रशिक्षकों को प्रमाणित किया है। आपको बता दें कि संकल्प कार्यक्रम
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक पहल है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, इसलिए कथन 2 सही है। ये जनवरी 2018 में शुरू हुआ था। यह विश्व बैंक ऋण सहायता प्राप्त एक परियोजना है जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के समग्र उद्देश्यों के साथ संरेखित है, इसलिए कथन 3 सही है। इसका लक्ष्य कौशल विकास हेतु संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और देश भर के युवाओं के लिए गुणवत्ता और बाजार से संबंधित प्रशिक्षण तक पहुंच बढ़ाना है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा मिशन इवॉल्व किसकी पहल है? आपके ऑप्शन है आईडीबीआई और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सिडबी और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, आईडीबीआई और नीति आयोग, या फिर सिडबी और नीति आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सिडबी और नीति आयोग। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने मिशन इवॉल्व लॉन्च किया है। इवॉल्व या इवॉल्व का पूरा नाम इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन एंड लेंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम है। इसे सिडबी ने नीति आयोग, विश्व बैंक, कोरियाई विश्व बैंक और कोरियाई आर्थिक विकास सहयोग कोष यानी EDCF के सहयोग से लॉन्च किया है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह मिशन MSMEs को EV ऋणों के लिए किफायती वाणिज्यिक वित्त पोषण तक पहुंच प्रदान करेगा, जिसमें टेलीमेटिक्स की शुरुआत भी शामिल है। ये वित्त पोषण लागत को कम करने और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए डेटा प्रदान करने में मदद कर सकता है। यह मिशन 2030 तक भारत के 30% EV प्रवेश लक्ष्य यानी EV30 का समर्थन करने के सिडबी के लक्ष्य के साथ संरेखित है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सिडबी और नीति आयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पार्कर सोलर प्रोब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे 12 अगस्त 2018 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। कथन 2 है, इसका एक उद्देश्य सौर हवाओं के त्वरण का अध्ययन करना है। उपरोक्त में से कौन से ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। हाल ही में नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सौर हवा के स्रोत की खोज की है। वैज्ञानिकों के लिए सौर हवा को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूर्य के प्रभामंडल से कणों और ऊर्जा को पृथ्वी की ओर ले जाती है। आपको बता दें कि पार्कर सोलर प्रोब 12 अगस्त 2018 को नासा द्वारा लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में चुंबकीय बल, प्लाज्मा, कोरोना और सौर हवाओं के त्वरण आदि का अध्ययन करना है, इसलिए कथन 2 सही है। नासा ने इसका नाम प्रख्यात खगोल भौतिकविद यूजिन पार्कर के सम्मान में रखा है। गौरतलब है कि यूजिन पार्कर ने सबसे पहले वर्ष 1958 में अंतरिक्ष के सौर तूफान के बारे में जानकारी दी थी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। पहला टिश्यू इंजीनियरिंग स्कैफोल्ड किसके द्वारा विकसित किया गया है? आपके ऑप्शन है APJ स्वरन इंस्टीट्यूट फॉर बायो साइंसेस एंड क्लिनिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने कोलेडर्म को मंजूरी दी है। कोलेडर्म एक उन्नत घाव देखभाल उत्पाद है जो शीघ्रता से घाव भरता है। ये त्वचा के घावों का कम लागत में और न्यूनतम निशान के साथ तेजी से उपचार कर सकता है। ये स्वदेशी रूप से विकसित पहला टिश्यू इंजीनियरिंग स्कैफोल्ड है जो पशुओं से निकाला गया है। इसे श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी SCTIMST के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है, इसलिए विकल्प सी सही है। शोधकर्ताओं ने सूअरों के गॉल ब्लैडर से बाह्य मैट्रिक्स को पुनर्प्राप्त करके इसे तैयार किया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान या फिर कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के वन विभाग ने सूचित किया कि वह रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में एक वन्य जीव सफारी का उद्घाटन करने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है, इसलिए विकल्प सी सही है। ये विंध्य और अरावली दोनों पर्वतमालाओं के तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें पूर्वोत्तर में रणथंबोर टाइगर रिजर्व और दक्षिण में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच के बाघ आवास शामिल हैं। मेज नदी जो चंबल नदी की एक सहायक नदी है, इस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। रिजर्व और इसके आसपास के क्षेत्रों के जंगल को
शुष्क पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राजस्थान। चलिए हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया अंजदीप क्या है? आपके ऑप्शन है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, फ्रीगेट, डिस्ट्रॉयर या फिर पनडुब्बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट पोत अंजदीप को लॉन्च किया है, इसलिए विकल्प ए सही है। बता दें कि अंजदीप एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट यानी ASWSWC परियोजना के 8 जहाजों में से तीसरा है। इसका निर्माण L&T गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया है। इसके लिए अप्रैल 2019 में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता और रक्षा मंत्रालय के बीच अनुबंध हुआ था। इस जहाज का नाम कर्नाटक के कारवार बंदरगाह पर स्थित अंजदीप द्वीप के नाम पर रखा गया था, जो इसके सामरिक समुद्री महत्व को दर्शाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में समाचारों में देखी गई चीटे लुई नदी किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो व्यूअर्स आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनकी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।